and a very warm welcome to News Edge with फरियाद रीस। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन आखिरकार आज मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। कुछ दिन पहले जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात प्रिडिक्ट की थी कि संडे के बाद ही ये मामला जाएगा, वैसा ही होता हुआ नजर आया है। बातचीत का पहला दौर आज रस्मी गुफ्तगू के बाद मुलतवी हुआ, जबकि दूसरा दौर 2 जनवरी को होगा। आज होने वाली बातचीत में स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में दोनों मुज़ाकराती कमेटीज़ ने शिरकत की। हुकूमत के तो तमाम अरकान आज के इजलास में मौजूद थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के चंद अरकान गैर हाजिर रहे। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से मुतालबात की तहरीरी फहरिस्त मांग ली है। वज़ीर आज़म की सदर ज़दाई से आज एक अहम मुलाकात हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ से जारी मुज़ाकरात पर भी बातचीत हुई। सो इस तरह नज़र आ रहा है कि तमाम लोग हुकूमती साइड से ऑन बोर्ड हैं। वज़ीर आज़म ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को तौसीह देते हुए इसमें इजाज़ुल हक और खालिद मगजी को भी शामिल कर दिया है। आज तहरीक इंसाफ से बानी तहरीक इंसाफ तक मुज़ाकराती कोर कमेटी की रसाई देने का मुतालबा किया गया ताकि बातचीत हो सके, मैसेजिंग हो सके। इस मुतालबे को हुकूमत ने मान लिया है। हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक मुलतवी करने का मुतालबा किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सदर अयाज सादिक ने उम्मीद जाहिर की कि बातचीत से सियासी सूरत हाल बेहतर होगी। लेट्स वॉच द स्पीकर। माहौल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नजर आती है इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। चूंकि आज कुछ मेंबरान अपोजिशन के नहीं तशरीफ ला सके, तो हमने अगली मीटिंग 2 तारीख की का प्रपोज हुआ है और एक चार्टर ऑफ डिमांड या जो उनके पॉइंट्स हैं अपोजिशन के, वो भी उसमें लेके अगली मीटिंग में लेके आएंगे। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने बातचीत के बाद एलामिया पढ़कर सुनाया। लेट्स वॉच हिम। आज पार्लियामेंट हाउस में हुकूमती इत्तेहादी कमेटी और PTI इत्तेहादी कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात की पहली बाज़ाब्ता नशस्त हुई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को निहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। एक तासुर जो फैला हुआ है कि शायद बैरूनी प्रेशर में ये डायलॉग हो रहे हैं। यही सवाल आज जब राना सनाउल्लाह साहब से हुआ, उन्होंने कुछ यूं जवाब दिया। ये क्या इंटरनेशनल प्रेशर है या आप लोग खुद ही इस जमहूरियत को, पार्लियामान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मर्जी से बैठे हैं? ये किस इंटरनेशनल प्रेशर की आप बात कर रहे हैं? ये ट्रम्प ये कहना चाहते हैं? ये तो कल की बात है ना। हम तो पिछले 8 माह से ये कह रहे हैं, बल्कि इससे पहले 2019 में भी ये कह रहे थे, 18 में भी ये कह रहे थे कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हिस्ब इख्तिलाफ और हिस्ब इक़्तिदार को जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहिए। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ ने मुल्क की खातिर बातचीत पर आमादगी जाहिर की है। सियासी कैदियों को रहा किया जाना चाहिए। उन्हें भी देखिए। हमारा वतन पाकिस्तान सियासी बहरान का शिकार है, अमन अमान के बहरान का शिकार है। मुल्क बहुत मुश्किल में चला गया। खान साहब ने जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई और मुज़ाकरात की बात की, दरअसल ये उनकी वतन दोस्ती मुहिब्बुल वतनी की दलील है। इसको कोई कमजोरी न समझे। मुज़ाकरात में सब्र और पेशेंस बहुत जरूरी होता है। सर, आपने कौन कौन से मुतालिबात रखे हुकूमत के सामने? मुतालिबात तो 2 को बताए जाएंगे। अभी कुल्ली बातें हुई हैं। कुल्ली बातें हुई है कि खान साहब से इस कमेटी की मुलाकात कराई जाए। दूसरा, गुड जस्टिस शो करें। जो पाकिस्तान सियासी कैदी हैं, बेगुनाह जेलों में पड़े हुए, उनको छोड़ें। फैसल चौधरी नासिर भट्ट साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई स्टार्ट विद यू चौधरी साहब, किस हद तक संजीदगी है? हमने देखा हुकूमत ने आपका एक मुतालबा भी माना, उनके मेंबर्स भी पूरे थे, लेकिन PTI की तरफ से अरकान की गैर हाजिरी क्या मैसेज दे रही है? नहीं, गैर हाजिरी नहीं थी। जो आज रिक्वेस्ट की गई थी कि मंगल के दिन आप मीटिंग कर लें, तो बाकी दोस्त भी अवेलेबल होंगे, क्योंकि जो मुज़ाकराती कमेटी में एक तो करम में जो है वो आज कैबिनेट मीटिंग थी। आपको पता है पारा चनार का जो इशू चल रहा है वो बहुत सेंसिटिव था, तो आज सारा दिन अली अमीन जो है वहाँ पे थे। गंडापुर साहब ने वो सारी मीटिंग ज़ाहिर है बीइंग एग्जीक्यूटिव हेड उन्होंने चेयर की है। उससे पहले एपिक्स कमेटी की मीटिंग हुई है पिछले 2 दिन पहले वहाँ पे KP में। सो उसकी परगरस में अली अमीन साहब उसमें बिजी थे। उमर अयूब साहब से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो पेशावर में उनकी पेशियाँ थी, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जाली केसेस तो हमारे पास हमारे ऊपर होते रहते हैं। और सलमान राजा साहब वाज आल्सो बिजी इन लाहौर,
तो वो पहुंच नहीं सके। एक गालिबन अलामा वो जो हामिद खान है वो बांग्लादेश गए हुए हैं, वो जब वतन वापस आएंगे किसी दिन तो वो ज्वाइन कर लें। आपके मेंबर्स हेवीली मिसिंग है उसके अंदर, विल यू थिंक अबाउट चेंजिंग देम? आज जो है हमारी इत्तेहादी जमातें और हमारे जो हामिद रजा साहब SIC से अलामा नासिर अब्बास और असद कैसर, तीनों जमात प्रेजेंटेशन वहाँ पे मौजूद थी। और एपिक्स में जो इत्तेहादी कमेटी की मीटिंग रात को भी हुई है, जिसमें ये सारी बातें उन्होंने की हैं। वो डेलिब्रेशंस उनकी आपस में जारी हैं। लिहाजा ये कोई वहाँ पे गैर हाजिर होता है या पे हाजिर होता है, दैट इज़ आवर इंटरनल इशू, वन नीड्स नॉट टू वरी अबाउट दैट। और ये सारे मामला महमूद अचकज़ई साहब को भी नहीं शामिल किया गया कमेटी में। महमूद अचकज़ई साहब इस मुज़ाकराती कमेटी में है नहीं ना जी, ये मेरा क्वेश्चन है कि उनको शामिल नहीं किया गया। मुज़ाकराती कमेटी में जो 5 जो लोग बाद में जो ऐड हुए हैं वो इमरान खान साहब ने खुद की है मुज़ाकराती कमेटी में, जो क्योंकि अचकज़ई साहब का मौक़िफ़ जो है वो है कि हुकूमत से आप मुज़ाकरात ना करें। तो जब उनका मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत से मुज़ाकरात ना करें तो फिर उनकी शमूलियत जो है वो ऑब्वियसली को फिर मैटर है वो। ठीक है। अलाउ मी सेनेटर नासिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। स्पीकर साहब बड़े पॉजिटिव हैं। हमने देखा राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक मौका पर कहा कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि मुज़ाकरात ख़राब हों। सो क्या मोमेंटरली हम समझें कि तलखियाँ रोकी जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। अब मेरा ख्याल है हम तो हमेशा जब मियाँ साहब जब ये इमरान खान साहब 2018 में मुसल्लत हुए थे, उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब हम आपके साथ मुल्क की बेहतरी, आवाम की बेहतरी और मईशत के लिए इकट्ठे होना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि आप NRO मांग रहे हो। तो इमरान खान साहब ने अपने दौर में अपोजिशन से बात ही नहीं की और अब तक जितना टाइम ये ज़ाया कर चुके हैं, अगर ये उस वक्त समझ जाते कि इनके जहन में ये चीज़ आती नहीं कि आपके अगर कोई मुतालबात होंगे हुकूमत में है या अपोजिशन में, तो वो आप दोनों मिल के बैठते हैं तो कोई मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें कुछ हाल भी निकलता है। तो अगर अब उनकी सिंसियरिटी देख लें कि PTI के 4 जो रहनुमा हैं वो नहीं आए, 5 के 4 रहनुमा, और उनको ये एहसास ही नहीं कि भाई एक कमेटी बनी है, हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है, वो सारे मेंबरान आज मौजूद थे, बल्कि उनमें और 2 का इजाफा भी किया है। तो हुकूमत की सिंसियरिटी तो आपके सामने है जी। आप अगर इजाजत दें, 2 जो लोग का इजाफा किया गया उसमें खालिद मगजी साहब और इजाजुल हक साहब हैं। क्या दीगर जमातें यानी JUIF, जमात इस्लामी, JDA वगैरह को भी आप समझते हैं कि शामिल होना चाहिए इसके अंदर और एट अ लेटर स्टेज वो शामिल हो सकती है? देखें ना, अब बात यह है कि जब ये मुज़ाकरात बढ़ेंगे अभी तो पता चलेगा कि मुज़ाकरात की आज पहली मीटिंग क्यों नहीं शुरू हुई। एक बात अच्छी हुई है कि इकट्ठे हैं, लेकिन वो 4-5 बंदे उनकी गैर हाज़िरी के ये कोई एक नज़र आता है कि ये कोई सीरियस नहीं है इमरान खान साहब। और मेरा ख्याल है कि जब मुलाकात होगी तो वो लोग इमरान खान से पूछेंगे उमर अयूब के जी हम जाएँ ना जाएँ, क्योंकि हर चीज़ तो इमरान खान ने जो है ना वो उसकी अप्रूवल देनी है। तो बात होनी है, तो मान भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमें एक्सेस दिया जाए खान साहब से ताकि उन्होंने डिसाइड करना है। वो तो ओपनली उन्होंने कहा है, जिस पे हुकूमत ने एज अ गुडविल जेस्चर उनको ये कहा है, ये बात मान ली है। बट जैसे अभी फैसल साहब ने बताया कि मुकदमात भी हैं लोगों पर, उधर बिजी होना पड़ जाता है, तो क्या इस हवाले से कोई रिलीफ हो सकता है कि वो मीटिंग में शामिल हो सके? देखें, मुकदमात जो है वो हमने नहीं बनाया, 29 मई हमने नहीं किया, 29 नवंबर 26 नवंबर हमने नहीं किया, 9 मई हमने नहीं किया। तोशा खाना चीज़ें केस हैं, वो तो केसेस अपनी जगह चलते हैं। लेकिन अगर यही अगर इमरान खान साहब 2 साल टाइम वेस्ट ना करते, अपोजिशन के साथ बैठ जाते, उनका राग था कि मैंने उनसे बात करनी है, उन्होंने कहा हमने आपसे बात नहीं करनी, क्योंकि इमरान खान साहब के जहन में था कि मैं जिनके कंधों पे 2018 में बैठ के आया था कि शायद मैं उनको राज़ी करके फिर ऐसा कोई तरीका अख्तियार कर लूँ। लेकिन अब जब वो उनको पता चल गया कि फैज़ हमीद भी
जो है उस इदारे फैज़ हमीद जिस इदारे में था, उस इदारे ने भी अपने लोगों से ये शुरू किया इंसाफ करना कि वो क्या करते रहे। और इसके ताने बाने जो 9 मई आपने देखा 25 लोगों को जो सज़ा हुई और उनके साथ एविडेंस भी साथ आए कि वो किस जगह जाके आग लगा रहे हैं, किस जगह जाके हमला कर रहे हैं, कोई GHQ जा रहा है, कोई कोर कमांडर के घर जा रहा है। तो अगर ये सारे लोग, इमरान खान साहब तो कहते थे ना कि ये जो लोग आए इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, फिर कहते थे मुझे वीडियो दिखाएं। अब अगर ये लोग PTI के, आपने देखा होगा उनके हाथों में झंडे भी उठाए हुए हैं, किसी ने सर पे PTI का झंडा बांधा हुआ है। तो अगर बाकी जो 60 लोग हैं उनका अगर फैसला होता है वो सारे PTI से उनका ताल्लुक बनता है, तो फिर आप मुझे बताएं कि असल मास्टरमाइंड तो फिर इमरान खान है जो जेल में बैठा है। ठीक है, तो बात ये है कि ये बात सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चला है और आई एम श्योर कि PMLN की ये डिमांड है कि मास्टरमाइंड को भी पकड़ा जाए। ये मामला फैसल चौधरी, ये नज़र आ रहा है कि ये मामला उसी तरीके से 9 जनवरी पे हमने देखा भी सज़ाएं होते हुए, जो कि आपका मुतालबा था कि सज़ाएं दी जाएं, बट देन उसके ऊपर रिएक्शन भी है। द क्वेश्चन इज़ कि ये मुज़ाकरात प्योरली पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान हैं और इसमें इस्टेब्लिशमेंट कहीं भी मौजूद नहीं है। इन सज़ाओं को यकसर मुस्तरद किया है, ट्रायल को मुस्तरद करते हैं। हम आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि जो फौजी अदालतों का ट्रायल है वो साफ शफाफ नहीं होता, ट्रांसपेरेंट नहीं होता और उस पर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। इसीलिए आपने देखा कि इंटरनेशनली भी उसका रिएक्शन आया है। यूरोपियन यूनियन ने एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट इशू किया है। लोकल लॉज भी उसकी इजाज़त नहीं देते। शहरी और आइनी हकूक़ जो हैं वो भी इस बात की इजाज़त नहीं देते कि आम शहरियों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाए, बिकॉज मिलिट्री कोर्ट्स में की जो कोर्ट्स नहीं होती हैं वो तो एक ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। बाकी जो अगर जुडिशल कमीशन जो हमने कहा है उसका वो इसी बात के लिए हमने कहा है कि आप बिकॉज हमारा इफ यू अलाउ मी, आपने खुद ही जिक्र कर दिया जो 2 मुतालबात हैं इमीडिएट PTI के, उनमें से एक ये है कि सियासी कैदियों की रिहाई और दूसरा जुडिशल कमीशन फॉर 26 नवंबर एंड 9 मई। अगर ये 2 मुतालबात लेट्स से फ़ौरन नहीं माने जाते तो कहीं और बातचीत हो सकती है। बातचीत तो कहीं और हो, डेफिनेटली कहीं और वाले जो बीच में शामिल ना हो तो ये तो बातचीत कर नहीं सकते ना। देखिए दिस इज अ फैक्ट, गिवन फैक्ट। बात ये है, जहाँ तक ये बात कि ये मंजूर नहीं होती तो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन अ प्रिजम्पशन। देखिए हमारे 2 मुतालबात और हम कोई रायत नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट हो हमारे लोग जो हैं, हमारे रहनुमा जो। बट चौधरी साहब, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन वेयर वी स्टार्टेड, आपने कहा कि आप इन तमाम सज़ाओं को यकसर मुस्तरद करते हैं, इनके ऊपर इंटरनेशनल रिएक्शन भी आया, ठीक है, बट द क्वेश्चन इज कि जिन लोगों को सज़ाएं हुई हैं ये हैं PTI के ही लोग। मुझे नहीं पता कि वो PTI के लोग हैं या नहीं हैं, लेकिन PTI के लोग जो हैं जो इस वक्त लाहौर में कैद हैं, जिनके ऊपर 9 मई में पिंडी में मुकदमे बनाए गए, PTI के लोग तो वो भी थे जो छोड़ के चले गए और जिनको बरउल ज़िम्मा करार दे दिया गया। उसमें चाहे मुराद रास हो, फ़रख हो, अंदलीब अब्बास हो, फयाज चौहान हो, बेशुमार लंबी लिस्ट है जिनको आपने 9 मई से निकाल दिया है, जिन्होंने सिर्फ PTI को छोड़ा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो जो है वो बरउल ज़िम्मा हो गए। तो ये तो पोलिटिसाइज्ड इवेंट्स एंड इट इज़ पोल्यूटेड बाय पॉलिटिकल पिक एंड चूजिंग। तो इस जो केस में तो कोई ऐसा मैरिट लीगल तो है नहीं जिसमें आप कहें कि ये बड़ा एक साफ शफाफ मुकदमा है। इट इज़ ऑन मैलाफिडी एंड प्योरली ऑन पॉलिटिकल बेसिस कि आपने कुछ लोगों को छोड़ दिया, कुछ लोगों को सजा दे दी है और इसी वजह से आपने जो है 9 मई को जो है, अगर वो CCTV फुटेज भी गायब हुई है, 9 मई की जो बेसिक वजह है। राइट, अगर मुझे इजाज़त दें एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद मज़ीद बात करेंगे। मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? अच्छा स्टेप है कि मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है, क्या बैकग्राउंड है उसका और हम क्या फोर्सी कर रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, आपको तो अच्छी तरीके से पता है यूरोप का, बरतानिया में आप मुकीम रहे हैं, ये जो यूरोपियन यूनियन का रिएक्शन आया है या मज़ीद रिएक्शन भी आ सकता है, आपके ख्याल से इसका प्रेशर आएगा हुकूमत के ऊपर? देखें, एक बात अभी चोई साहब ने की
कि जो नए उम्मीद के लोग हैं उनको इतना 1.5 साल बाद सज़ा दी गई। या आप मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट में तो पीटीआई के लोग चले गए ना कि इनके खिलाफ ट्रायल नहीं होना चाहिए। अब जब एक हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी कि जिन लोगों के ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं, चाहे वो बरी होते हैं चाहे उनको सज़ा होती है, तो आप फैसले करें। अब ये फैसले हो गए हैं तो जो लोग कह रहे हैं चौधरी साहब कि उन वो फयाजुल हसन चौहान और लोग जो चले गए, उन्होंने आके टीवी पे माफ़ी मांग ली कि हमने गलती की, हमें माफ़ कर दें। ये भी आके बाकी जो 60 हैं माफ़ी मांग लें टीवी पे आके। इमरान खान साहब कह दें कि 9 मई का जो वाक़या हुआ मैं उससे कौम से माफ़ी मांगता हूँ, मैंने अपनी कौम को अपनी फोर्सेस पे हमले करने के लिए कहा। तो आप कोई चीज़ कदम आगे उठाएंगे तो बात बनती है। यूरोपीय यूनियन की जो बात है, देखें वहाँ भी आपको देखें, वहाँ जब राइड्स होते हैं लोग उधर जाके आपने देखा दुकानों को लूटा, रात सारी हमले किए, सारी रात 2 4 या 3 रात अदालतें लगी, सबको सजाएं मिल गई। तो बात यह है कि जो आप मुझे बताएं किस मुल्क में होता है कि अपनी फोर्सेस पे कोई हमला करे फिर आप छोड़ दें। जब आप आर्मी के तनसीबात पे हमला करेंगे तो फिर केस में ही चलेंगे। राइट, तो आप कह रहे कोई प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बात कही जा रही है भट्ट साहब के प्रेशर शायद आया। आपने देखा राना साहब से भी ये सवाल हुआ, एक तासुर तो ये बना है कि मे बी इंटरनेशनल तब्दीली की वजह से एकदम से नरमी आई है, वरना तो हुकूमत मजबूत पोजीशन में थी। नहीं देखे ना, क्या वो कहें, क्या हम कहें जी कि ठीक है जिन लोगों ने अपनी तनसीबात आर्मी पे अपनी हमला किया हम उनको कहें ठीक है और करो जाके हमले। सो कोई प्रेशर नहीं लिया जाएगा, नो प्रेशर, कोई ऐसा दबाव नहीं होगा, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो इंडिया ने धमाके किए थे तो अमेरिका के जो सदर क्लिंटन है उसने 5 फ़ोन कर दिए थे कि अरबों रुपए देते हैं, कुछ करते हैं, आप जो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर ना ओपन करें और ना धमाके करें। तो नवाज शरीफ ने किए। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट दे रहे हैं, मगर वो भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि उन्हीं बिल क्लिंटन साहब की कॉल फिर आई और फिर मियाँ साहब लंदन गए। बात यह है कि ये तो अपने मुल्क के लिए तो जब आपकी बात है तो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। अब बात यह है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान से अगर इतने अरसे बाद समझ आ गई है, और मैं कुछ सुन रहा था कहते जी मुज़ाकरात होंगे तो इमरान खान को जेल से कोई नहीं निकाल सकता, हुकूमत के पास कोई ऐसी चाबी नहीं है कि कोई प्रिजनर बाहर आ जाए। वो तो आपने अदालतों में जाना है, अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करनी है, तो जेल से बाहर आएंगे, चाहे इमरान खान है चाहे वो लोग हैं जो जिन्होंने। मैं फैसल चौधरी साहब की तरफ जाती हूं, लेकिन एक क्वेश्चन और है आपसे भट्ट साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की फुल हिमायत है इन मुज़ाकरात को? बिल्कुल, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, मियां नवाज शरीफ साहब के भाई वज़ीर आज़म है, बेटी उनकी वज़ीर आला है, वो भी मियाँ साहब से मशवरा लेके सुबह जाती हैं, और शहबाज शरीफ साहब भी मशवरा मियाँ साहब से लेते हैं क्योंकि वो पार्टी के सदर हैं, उनकी बिल्कुल राय है। लेकिन मुज़ाकरात होने चाहिए। ये बात इमरान खान को हम बार बार कहते थे बात करें, वो कहता था हम बात ही नहीं करता, भाई मैंने आपको से मिलना ही नहीं है। अब बात हो गई है, अगर इनकी सिंसियरिटी अब नज़र आ जाएगी 2 तारीख को, क्योंकि आज तो ये लोग सारे इकट्ठे नहीं हुए, अगर ये आ जाते तो बात और अच्छी हो जाती। अब मुज़ाकरात होंगे लेकिन NRO नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। NRO का कोई सोचे ही ना कि उसको, हाँ अगर इमरान खान परेशान है जेल से तो ये रिक्वेस्ट ज़रूर करें कि मेरे घर को सब जेल करा दें, हम इसको NRO नहीं कहेंगे, हम ये कह देंगे उस पर मेहरबानी करते, शायद वो जेल नहीं काट सकता। ओके, भट्ट साहब की बात आपने सुन ली। फैसल चौधरी साहब, 2 जनवरी का जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि PTI की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड्स तहरीरी तौर पर दिए जाने हैं, सो पता चल जाएगा एग्जैक्टली ये बात आगे कहाँ तक चलेगी। लेकिन जो मेन मुतालबा होगा, आई एम श्योर यू कैन गेस, वो क्या होगा? हमारे 2 मुतालबात हैं, वो तो अभी हमने डिस्कस किए कि आप सियासी प्रिजनर्स को बाहर निकालें, ऑब्वियसली इसमें खान साहब भी हैं। देखिए, मैंने अर्ज किया ना कि हम रायत नहीं चाहते, हम आयन और कानून के मुताबिक ट्रीट होना चाहते हैं। अब भट्ट साहब जो हैं वो तो बादशाह आदमी हैं, मियां नवाज शरीफ ज़ाहिर है इसमें अगर शामिल हैं या नहीं है इसका जवाब वो नहीं देने से कासिर है कि मियां नवाज शरीफ की तरफ से। मैंने कहा शामिल है, मैंने तो कहा ओपनली, इनकी अप्रूवल चाहिए, उन्होंने कहा फुल हमायत शामिल है। चलो अच्छी बात है अगर उनकी फुल हमायत। उन्होंने ये भी ऑफर कर दिया कि बनी गाला भेज सकते हैं खान साहब को। अगर माफी वो कह दे कि मुझे भेज दे, मैं जेल नहीं काट सकता, कह दे। नहीं, आप देखे ना कि नासिर भट्ट साहब तो गैर संजीदा उसी गुफ्तगू अब करना शुरू हो गए हैं ना, और नासिर भट्ट साहब कह रहे हैं कि जेल 504 उनके प्लेटलेट्स तो नहीं गिरे, उनकी जेली रिपोर्टें तो नहीं बनी, वो तो नहीं अपना अदालतों में भागे गए कि जी मुझे चार्टर्ड प्लेन दे और मैं शाम को जाऊँ।
तो अगर ज़ातियात पे आएंगे तो मैं भी बहुत सारी बातें कर लूंगा। तो फिर तो ऐसी उनको जो देखे ना, एक और बात है, उनको तो देसी घी के पराठे मिलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम का है, सब कुछ है। इतने सारे थे कि वो जब जहाज पे गए तो वो आपके फिर वो यास्मीन राशिद क्यों रो रही थी टीवी पे? जेंटलमैन, दोनों फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू दैट, उस पे हम क्या बहस करेंगे। बट डिमांड के ऊपर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेन डिमांड यही है चौधरी साहब कि खान साहब को रिलीफ मिले। देखिए, हमारी डिमांड ये है, ये नहीं होगा, मुकदमे बनाना बंद करें, आप प्रोसिक्यूशन ना करें। आप जब अदालतें बेल देती है तो उसके बाद दूसरे झूठे मुकदमों में बंदे ना उठाएं। ठीक है, कुछ अंदर की बात बताएं, आज क्या बातचीत हुई? क्योंकि खबरें आई कि मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, तो इसहाक डार साहब ने कहा कि असद कैसर साहब से शिकवा किया कि हुकूमत जब भी मुज़ाकरात पे आती है तो आप लोग एक ट्वीट कर देते हैं, कुछ ऐसे के लिए सोशल मीडिया पे खामोशी करें। कोई इस पे बातचीत हुई है? सोशल मीडिया के ऊपर जो खामोशी है, सोशल मीडिया से इतना खौफ किस बात का है? एक सीधी सी बात है कि आप मुज़ाकरात करते हैं तो आप जो मुज़ाकराती कमेटी है, चले बाकी तो बहुत सारे लोग हैं जो कि चाहते हैं, व्हाट्सएप समेत बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात डीरेल हो, क्योंकि इनका जो सारा एडिफिस है वो फियर फैक्टर के ऊपर है और ये बेनिफिशरी हैं उस पॉलिटिकल क्योस के, और जो इस वक्त मुल्क में प्रिवेल कर रहा है। सो दे वांट टू सॉर्ट ऑफ प्रिवेल इट, और ये उस स्टिक करना चाहते हैं उस चीज़ से कि वहाँ से ना निकले, और इनका ये ख्याल है कि फियर फैक्टर के ऊपर जो हुकूमत इनकी कायम है वो चलती रहे जितनी देर हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा तबका है हुकूमत में जो ये नहीं चाहता। लेकिन ऐसे लोग तो पीटीआई में भी होंगे, आई एम श्योर पीटीआई में भी आपके पास स्पॉयलर्स होंगे। डेफिनेटली होंगे, लेकिन जब इमरान खान साहब खुद मुज़ाकरात का कहते हैं तो ऐसे लोगों का फिर कोई उनका जवाब नहीं रह जाता ना। बट चौधरी साहब, इसमें आप फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट आती है कि जब इलेक्शन की डेट आई थी सब कुछ डिस्कस हो गया था, आखिरी वक्त पर खान साहब नहीं मानी थी वो डेट। उसकी वजह ना कि ये चाहते थे कि काजी फायज ईसा के अंडर इलेक्शन हो, हम चाहते थे आइन और कानून के तहत इलेक्शन हो, आइन और कानून के तहत पूरी पार्टी मान गई थी। चौधरी साहब कहते हैं हम मान गए थे, वहां से डिसाइड होकर उठे थे कि 2 हफ्ते हुए होंगे उनको, तो फिर हो जाएगी। तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। आपके ख्याल से उनका गलत फैसला था? बिल्कुल नहीं, गलत फैसला है, सही फैसला है। हाइंडसाइट तो उसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए ना, जब आइन आपका कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे, तो आप 90 रोज को छोड़ के आप जो हैं वो कहें कि फलां जज रिटायर होगा। ये बात ठीक है, लेकिन इन हाइंडसाइट अब आप लोग ये सोचते हैं, क्योंकि जब नतीजा आया तो देख लिया कि काजी फायज ईसा ने भी इलेक्शन कराए, तो लीडिंग पार्टी तो आप ही की थी, कि करवाई लेते तो अच्छा था, ये एहसास हुआ बाद में? नहीं, वो तो इमरान खान साहब की ज़ात है ना, जिन्होंने जेल में भी बैठ के शिकस्त दी उन तमाम कुव्वतों को, और फिर उसके बाद इलेक्शन का फ्रॉड फॉर्म 47 का किया कि जिसको इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने कवर दिया काजी फायज ईसा ने एक्टिव क्लाइमेक्स के साथ इस हुकूमत की, और जब तक वो रहा कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकी, और उसके जाने के बाद भी 26वीं आनी तरमीम की वार डाली गई और अदालत को जो है क्रश कर दिया गया। अदालत अब पाकिस्तान में तो आज़ाद अदलिया नहीं है, पाकिस्तान में तो अदलिया महकूम है, और पाकिस्तान में आइन और कानून जो है वो प्रिवेल नहीं कर रहा। तो इसलिए पहला मुतालबा तो मेरा ये है कि आइन और कानून के मुताबिक शहरियों को ट्रीट करें, क्योंकि शहरियों को आपने बहुत बुरी तरह मजरूह किया, उनका वक़ार मजरूह किया है। ठीक है, अगर इजाजत दें बट साहब, आज 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला नहीं सुनाया गया, जो कि पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था मालिक साहब ने, कुछ और लोगों ने, कि नहीं सुनाया जाएगा जब तक मुज़ाकरात का कोई शेप नहीं निकलती है। क्या आप आगे भी ऐसे होगा, कुछ मामलात को रोका जा रहा है ताकि मुज़ाकरात हो सके? देखें, बात मेरी वहीं आ जाती है कि एनआरओ का कोई ना होगा ना मिलेगा। 190 मिलियन का केस ओपन एंड शट केस है कि एक बरतानिया की हुकूमत NCA ने एक फ़ैसला किया कि मलक रियाज जिसने वहाँ प्रॉपर्टी ली थी वो अपनी वाइट मनी शो नहीं कर सका, उसकी मनी उनका ये ब्लैक मनी है। उस मुल्क का कानून है कि जिस मुल्क का वो शहरी है उस मुल्क को वो पैसे वापस किए जाते हैं। जब वो पैसे वापस आए 190 मिलियन पाउंड, तो वो इमरान साहब ने एक ख़त अपनी काबीना में एक लेटर लहराया कि ये पैसे मैं मलक रियाज को देना चाहता हूँ। देखे ना, उसके ऊपर जुर्माना था, सुप्रीम कोर्ट ने 480 अरब रुपया उस पर जुर्माना किया था। आपने वो पैसे उसके जुर्माने में जमा करा दिए, आपके पास क्या राइट था? ये अवाम का पैसा था। तो जब आप ये करेंगे तो फिर आप ये कह रहे हैं कि उसमें सजा ही होगी, उसमें सजा ही होगी आपकी, उसमें तो ये तो ओपन नहीं सजा होगी। और दूसरी बात ये है
के तोशा खाना का जो हमने कहा था गड़ियाँ जाली बेचें, वो हमने कहा था जाली रसीदें बनाएं इस्लामाबाद से, वो फर्क बुशरा बीबी की आइडियो जो आई थी वो कह रही थी जाओ जाके कीमत लगा लो इसकी, ये हमने किया था। ओके, सो चौधरी साहब आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? ठीक है भाई साहब, चौधरी साहब आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आज 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला क्यों नहीं सुनाया गया, जबकि पहले ही मालिक साहब कह चुके थे कि ऐसा ही होगा? अल-कादर ट्रस्ट का जो केस है वो इसलिए जो सुनाया गया, उसका फैसला इसलिए सुनाया गया कि वो बरियत का केस है, उसमें किसी किस्म की ना मॉनेटरी गेन है, ना फाइनेंशियल लॉस है, और ना ही कोई ऐसा क्राइम प्रोसीड्स का एविडेंस आ सका है। लिहाजा उसको वजूहात ढूंढने के लिए जो है वक्त दरकार है, वरना उसका भी हाल वही होता है जैसे पिछले 3 केसेस का हुआ जो कि उड़ गए, साइफर में, इद्दत में और तोशा खाना 1 में सजाए मुअत्तल हैं। तो बेसिकली जो ये बात जो है ये प्रोपेगेंडा तो कह सकते हैं आप, लेकिन ये भी एक फैक्ट है और एविडेंस है प्रोसिक्यूशन। प्रोपेगेंडा, व्हाट डू यू मीन कि प्रोपेगेंडा था? यू सेइंग कि खबरें पहले जो लीक हुई वो प्रोपेगेंडा था? पार्टी बिफोर द एनसीए, दिस मनी बिलोंग्स टू मलिक रियाज एंड हिज फैमिली, और जो प्रॉपर्टी बेची गई थी वो नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज शरीफ ने एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पे ओके, ये बड़ी अहम बात है बट साहब, क्योंकि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनकी शरीफ फैमिली से। ये जरा क्लैरिफाई करें, हसन नवाज का क्या ताल्लुक है इससे? मैं बताता हूँ। हसन नवाज साहब से ये प्रॉपर्टी मलिक रियाज ने खरीदी थी, ठीक है जी। हसन नवाज साहब यूके में रहते हैं, वो उनका बिजनेस है प्रॉपर्टी का। उन्होंने ये प्रॉपर्टी जब ली तो उन्होंने 30% अपनी कैश और बाकी पैसा लिया बैंक से, ठीक है। वहाँ वाइट मनी थी जो बैंक से पैसा लिया। जब मलिक रियाज ने वो घर ख़रीदा तो वहाँ सोलिसिटर टू सोलिसिटर ट्रांजैक्शन होती है। तो जब ऐसी सारी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला जी कि 70% इन्होंने बैंक से पैसा लिया था, वो वापस हो गया, 30% इनका पैसा तो चला गया। अब वो इन्वेस्टिगेशन रुकी नहीं, उन्होंने कहा जी लेने वाला कौन है। जब लेने वाले का पता किया तो वो मलिक रियाज था। उन्होंने कहा जी आप करते क्या हैं? उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान में जो है कंस्ट्रक्शन का करता हूँ कारोबार। तो उन्होंने कहा आप तो वो है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया, आप तो मनी लॉन्ड्रर है। इसलिए वो उनकी वो मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई, वो पैसा उनका, वो घर उनका जब्त हुआ, बाकी 2 घर बिके, और मलिक रियाज का 10 साल के लिए वीज़ा कैंसिल हो गया, उसका और उसके बेटे का। तो ये पैसा वापस आया पाकिस्तान में, क्योंकि ये कानून था कि जिस मुल्क का शहरी होगा उसको पैसे मिलेंगे। वो पैसे जाते बैंक में, कौम का पैसा था, अवाम का पैसा था। वो इमरान खान साहब ने अपनी दोस्ती निभाई और मलिक रियाज के ऊपर जो जुर्माना था उसमें जमा करा दिए। ये बात है। ओके फैसल साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं इसके ऊपर, जो ये बात कह देंगे उसमें बात ये जो प्रॉपर्टी की सेल का, ये एनसीए बरतानिया की एक एजेंसी है, वो किसी की बात नहीं सुनती, वो आपको रियलिटी पे फैसला करते हैं। वो अपना चाहिए भले बंदे, सच्ची बात है ना। तो आप मुझे बताएं फिर क्यों मलिक रियाज को पैसे पकड़ेंगे? आप बता दें। जुर्माना बाद में हुआ है प्रॉपर्टी नहीं, आप बता दें मलिक रियाज के पैसे क्यों पकड़ेंगे, क्या किया उसने? 4 साल पहले एनसीए की जो प्रोसीडिंग्स है वो पनामा के साथ साथ चली हैं, और पनामा पेपर्स के बाद एनसीए का कानून आया, वहाँ पे आपको जस्टिफाई करनी पड़ती है। दिस मनी बिलोंग्स टू मलिक रियाज। आप चौधरी साहब आप जाके पढ़ लें, मैं वहाँ रहता हूँ, मुझे पता है कि एनसीए ने जब ये इन्वेस्टिगेशन की तो उसके बाद मलिक रियाज आ गया कि तुमने पैसा कहाँ से लाया, घर कैसे खरीदा। पब्लिक लॉस तो हुआ नहीं, मनी डज नॉट बिलोंग टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान, ये तो साबित करना था और वो तो होना नहीं था। जब बिलोंग टू हु, ये अवाम मनी देखिए। Okay, the money belongs to who? ये क्वेश्चन क्या है? Is it Supreme Court's money? Is it Pakistan's money? पाकिस्तान मनी, पाकिस्तान मनी, पाकिस्तान की मनी, पाकिस्तान मनी। प्रॉपर्टी की गवर्नमेंट पाकिस्तान क्यों नहीं थी वहाँ पे पार्टी? ये गवर्नमेंट का कोई कंसर्न ही नहीं था, ये तो वहां पकड़ा गया। प्रॉपर्टी जो उन्होंने कहा आपने व्हाइट मनी है तो ठीक है, नहीं है तो पैसा पकड़ा जाता है। वहां ये काम नहीं चलता ना कि आपने पैसा कहां से लाया, आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आपको कारोबार करते हैं, क्या करते हैं। पता है कि वहाँ पे ये काम नहीं चलता, तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मनी होती तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे पार्टी होती ना किसी चीज में, क्या सारी प्रोसीडिंग में। चोई साहब क्या आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई तल्लुक नहीं, बरतानिया का तल्लुक है। उसने एक प्रॉपर्टी पकड़ी है बंदे की और उसने कहा जी आप कारोबार क्या करते हो। इंटरेस्टिंग डिबेट जेंटलमैन, ये हम आइंदा आने वाले दिनों में फिर इस पे बात कर लेंगे, स्पेशली जब फैसला अनाउंस होगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। And welcome back.
बैक। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई और भारत को पाकिस्तान के सामने झुकना पड़ा है। आईसीसी ने पाकिस्तान के मुतालबात तस्लीम करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के साथ साथ भारत में होने वाले ख़वातीन के वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप को भी हाइब्रिड मॉडल पर करवाने की मंजूरी है। हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था कि एक्सपेक्टेड डिसीजन यही नज़र आ रहा है। इस हवाले से मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा है, लेट्स वॉच दैट। ऑब्वियसली भारतीय मीडिया की जानिब से अभी भी पाकिस्तान की जीत को हजम नहीं किया जा रहा है, इसलिए इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ज़रा देखिए। दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कल पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को तीसरे वनडे मैच में हराकर सीरीज़ 3-0 से जीत ली है। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को उसी की सरजमीन पर वाइट वॉश करने वाली पहली टीम भी बन चुकी है। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में कौमी क्रिकेट टीम ने अब तक ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका से सीरीज़ जीत ली हैं। इस सीरीज़ की जीत का इनाम कौमी क्रिकेट टीम को वनडे रैंकिंग में अब वो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, सो हम कह सकते हैं कि इनाम मिल गया है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फातिह पाकिस्तानी टीम को अपनी मेज़बानी में होने वाले टूर्नामेंट से कबल हम क्या कह सकते हैं कि ये फॉर्म में वापस आ रही है? क्या ये टीम हमें ये पैगाम दे रही है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी जीत के लिए वो फेवरेट होने जा रही हैं? हम बात करेंगे मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब एंड कामरान अकमल से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, हम ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं या अब हम अच्छी उम्मीदें रखें? देखिए, जिस तरह की फरिया परफॉर्मेंस रही है उससे तो उम्मीदों की शमा रोशन हो चुकी है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया और अब साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तानी सरजमीन पर हैं। पाकिस्तान अपने 2 मैचेस पाकिस्तान में खेलेगा और 1 मैच भारत के खिलाफ दुबई में। अभी जो आप पैकेज चला रही थी वो कंफर्म हो गया है कि न्यूट्रल वेन्यू जो है वो दुबई होगा और दुबई में पाकिस्तान और भारत की टीमें 23 फरवरी को मध्य मुकाबले होंगी। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हौसला बुलंद है और पाकिस्तानी टीम जो है उसे होम ग्राउंड का एडवांटेज हो सकता है। जो 2 मैचेस यहाँ पर है, जो पहले ही मैच 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इफ्तिताई मैच है, तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस को देखते हुए बहुत ज्यादा तवक्कुआत लोगों ने वाबस्ता कर ली है। टीम बेहतर हो रही है। 1-2 चीजें अगर दुरुस्त की जाए तो मैं समझता हूँ कि इस टीम में पूरी अहलियत है कि ये फाइनल के लिए क्वालिफाई करे। इस पे एक शेर याद आ गया, अब तक दिल नादान को है तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी शमे भी बुझाने के लिए आ, लेकिन आई होप कि ये हमारी शमे बुझे ना। कामरान अकमल साहब, तमाम मामला तय होने के बावजूद अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल नहीं आया, क्या वजह हो सकती है? देखिए, वजह आपको पता ही है, बीसीसीआई की तरफ से, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से जो शेड्यूल इतना लेट किया गया, हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान को कन्विंस किया गया करवाने पे चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन खैर पाकिस्तान ने भी अपना केस बड़ा जबरदस्त लड़ा। चेयरमैन साहब ने स्टैंड लिया अपनी बात पे कि हम लोग हाइब्रिड मॉडल पे ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी जो हम लोगों ने होस्ट करनी है, तो ऐसे फिर हिंदुस्तान को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगले 3 साल के लिए उन्होंने दी है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं है। लेकिन मेरी नजर में जो हारे हैं इंडिया और पाकिस्तान के फैंस हारे हैं, जो अपनी टीमों को पाकिस्तान इंडिया का सबसे बड़ा मैच क्रिकेट का देखा जाता है, वो नहीं देख सकेंगे अगले 3 साल के लिए। लेकिन खैर, जैसे आपने इंट्रो में बात की, इकबाल भाई ने बात की है, पाकिस्तान टीम की इस वक्त जो परफॉर्मेंस है बड़ी जबरदस्त है। पाकिस्तान पहली टीम बनी है जो साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश किया, और पहली टीम वो बनी थी एशिया की जो साउथ अफ्रीका में जाके ओडीआई सीरीज जीती थी, वो भी पाकिस्तान ने कारनामा अंजाम दिया था। तो बड़ी जबरदस्त, और एक मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी में जैसे दुनिया को बता दिया कि ओडीआई क्रिकेट में अब पाकिस्तान इतनी आसान टीम नहीं होगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह करे जैसे ओडीआई क्रिकेट में परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, टेस्ट मैचेस और T20 में भी अच्छी परफॉर्मेंस हो। आमीन सुमामीन। बेग साहब, पाकिस्तान की शराइत को मान लिया गया है, बल्कि खबर ये भी आई कि आईसीसी की जानिब से सह मुल्की सीरीज पर भी रजामंदी जाहिर कर दी गई है। इज दैट करेक्ट? देखिए, आईसीसी को फरिया इख्तियार नहीं है क्योंकि ये बायलैटरल सीरीज होती है, मुमालिक तय करते हैं, 2 मुमालिक आपस में तय करते हैं। ये तो दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि उन्होंने एक प्रेस रिलीज में डाल दिया जिस पर भारतीय मीडिया बड़ा तिलमिला है, और बात भी दुरुस्त है कि आईसीसी को ये नहीं, आईसीसी ने कहा हमें कोई एतराज नहीं होगा। अगर एतराज नहीं होगा तो सवाल ये पैदा होता है कि ऑफ शोर जाकर भारतीय क्रिकेट टीम तो कोई भी ट्रायल सीरीज नहीं खेल रही, तो क्या भारत तैयार होगा? लॉलीपॉप तो नहीं दे रहा भारत, जब तक रिटर्न में नहीं आएगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ठीक है जीत है कि पाकिस्तान ने उनसे मनवा लिया है कि
2024 से 2027 तक जो आईसीसी के इवेंट्स होंगे वो हाइब्रिड मॉडल पर खेले जाएंगे। लेकिन अभी भी एक हिच जो है वो बाकी है, वो ये है कि अगर पाकिस्तान 2026 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचता है तो क्या भारत इस बात पर तैयार होगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां 1 लाख से ज्यादा तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है, वहां होने के बजाय फाइनल जो है कोलंबो में कराया जाए। भारत पे एतबार नहीं किया जा सकता फरिया, क्योंकि 2012 में भी उन्होंने एक MOU साइन किया था 6 बायलैटरल सीरीज का, और साइन करने के बाद मुकर गए थे। इस मर्तबा जब तक ये कोई तहरीरी तौर पर आईसीसी बीच में गारंटर ना बने, जब तक, क्योंकि अब से 2 साल बाद पाकिस्तान ने जाना है, 2 साल में बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर जाएगा, तो मसला हो सकता है। लेकिन इसको हम अपनी जीत नहीं कह सकते। कामरान अकबर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ना पाकिस्तान की जीत है ना भारत की जीत है, ये दरअसल क्रिकेट की जीत है कि एक टूर्नामेंट जो है वो होने जा रहा है। राइट, सो हम ये भी देख रहे हैं अकमल साहब के भारतीय मीडिया पाकिस्तान में दूसरी टीम्स जो आ रही हैं, मसलन न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, उनके हवाले से सिक्योरिटी इशूज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। सो इट लुक्स लाइक कि दे आर नॉट गिविंग अप। वो स्टेडियम्स की तैयारी के हवाले से भी कह रहे हैं कि नहीं है रेडी। ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त मेरे ख्याल से काम हो रहा है, बड़ी तेजी से काम हो रहा है। देखिए मीडिया, मुझे आई डोंट नो क्यों ऐसे बातें कर रहा है कि पाकिस्तान में स्टेडियम रेडी नहीं है, दूसरी टीम इंडियन मीडिया का या इंडियन गवर्नमेंट का बना हाइब्रिड मॉडल पे करवाने पे मजीद मजाक ना बनाए, पॉजिटिव रिपोर्टिंग करे। मीडिया को चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मीडिया को तो खुशी मनानी चाहिए कि ये डिबेट मिल रही है, बातचीत करने का मौका मिल रहा है, एक दूसरे के मीडिया के साथ इंटरेक्शन होगा लोगों के साथ। तो ऐसे काम करने से कोई फायदा नहीं होगा, इससे मेरे ख्याल से क्रिकेट का नुकसान है, फैंस का नुकसान है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी चीजें होनी चाहिए। और अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान टीम ने कन्विंस किया। देखे, पहली बात तो ये 2012 में जो MOU साइन हुआ था, क्या उसकी कॉपी देखी है पाकिस्तान के मीडिया ने या हम लोगों ने जो हवाई बातें करके वो चले गए हैं? क्या वो आईसीसी के पास रिकॉर्ड है? ये आईसीसी ने ऑन टेबल बैठ के जो बातें की है एक सीरीज करवाने का, लेकिन इसमें मैं आपको बात बताऊं, टेक्निकली ये दोनों बोर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है। इसमें आईसीसी का कोई लेना देना नहीं होता कि वो कन्विंस करे, वो बात कर सकते हैं। ये दोनों बोर्ड्स एग्री होंगे तो ये सीरीज होगी। इसके अलावा आईसीसी इसमें फोर्स नहीं कर सकता दोनों बोर्ड्स को कि आप खेलें। एग्जैक्टली यही बात जो बेग साहब ने अभी हमें बताई। बेग साहब ये भी बताइएगा कि अभी हम जो टीम है परफॉर्म अच्छा करी है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में आप कोई तब्दीली देखेंगे टीम के अंदर? जी हाँ फरिया, तब्दीली के बारे में तो मैं बाद में आऊंगा। पहले जो भारतीय मीडिया अब तक उसको निकल नहीं पाया है कि ये हो क्या गया है, अभी तक वो सकते से उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए। वो मनोज साहब आपके प्रोग्राम में आके बैठे थे, मुझसे बहस कर रहे थे, ये उन्हीं का आपने क्लिप सुनाया कि जी सिक्योरिटी मेरे ख्याल से उनको दोबारा बुलाते हैं, वैसे वी शुड कॉल हिम अगेन। बुलाई, हाँ वो बिल्कुल भाग जाएंगे, मैंने तो उनको ऐसे जवाब दिए। लेकिन वही कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी किधर से? न्यूजीलैंड इफ्तिताई मैच खेल रहा है, इंग्लैंड की टीम आ रही है, अफगानिस्तान की टीम आएगी, तो उनको क्या? दूसरा, आपने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में तब्दीलियों की बात की। एक तो फखर जमान जो ओपनर है उसको पाकिस्तानी टीम में आना चाहिए, और फिर मिडिल ऑर्डर में इन्होंने जो उस्मान खान और तैयब ताहिर को रखा हुआ है, और इरफान खान नियाजी को भी कम चांसेस मिले। मिडिल ऑर्डर में इन्हें कुछ थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अब देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। कामरान, भारतीय मीडिया का जिक्र हुआ, ये जो चीखें हमें सुनाई दे रही हैं वहां से, ये इसका मतलब यही होता है कि पाकिस्तान हैज डन समथिंग राइट? जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने, मैंने कहा ना, बड़ा जबरदस्त केस हमारे चेयरमैन साहब ने लड़ा है। एक्चुअली इंडियन मीडिया, आपको पता कि कुछ लोग, सारा मीडिया नहीं, कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जाएगा लेकिन पाकिस्तान आएगा। लेकिन हमारे चेयरमैन साहब ने स्टैंड लिया, तो वो ये हजम नहीं हो रहा। जहां तक टीम का कॉम्बिनेशन की इकबाल भी ने बात की है, मेरी नजर में एज ए क्रिकेटर मैं बात कर रहा हूँ, 14-15 साल पाकिस्तान के लिए खेला हूँ, ये टीम नो डाउट बड़ा जबरदस्त 3 सीरीज में किया पाकिस्तान टीम ने। इस टीम में अभी भी गुंजाइश है। एक तो ओपनर फखर जमान और इमामुल हक को फौरन कॉल किया जाए, उसको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इन दोनों को रखा जाए। उसके बाद आपकी टीम में एक जरूरत है ऑलराउंडर की, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की। वो नंबर 7 पे आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाते हैं, वहां पे हार्दिक पांड्या आता है हिंदुस्तान की टीम में, माइकल स्टोनिस, मैक्सवेल आता है। हमारी टीम में वो ऑलराउंडर नहीं है फास्ट बॉलिंग।
तो मेरे ख्याल से हमें आमिर जमाल को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उसको तैयार करना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी में हमें बड़ी जरूरत पड़ेगी उस नंबर पे ऑलराउंडर्स की, तो ये सोच के मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन सिलेक्टर्स को और कप्तान को देखना चाहिए और बेहतर आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है और टीम और ज्यादा मेरे ख्याल से मजबूत हो सकती है, जो एक वीक एरिया मुझे लग रहा है। और ओपनिंग में नो डाउट साइम ने जैसे इम्पैक्ट जैसे परफॉर्मेंस दिखाई है, बाकी बैट्समैनों पे प्रेशर नहीं आने दिया। राइट एंड बिग साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। व्हाट वी कैन से इज कि शुक्र है कि फाइनली हमने अच्छी खबरें भी सुनी हैं। बड़े अरसे तक हम आपको बुरी खबरें हम सुनते रहे, आपको सुनाते रहे, लेकिन अब यही कह सकते हैं वेल प्लेड पाकिस्तान। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।